साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे CT 10+2 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 1 के बारे में, जिसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, ऑप्शन ए उसकी ईमानदारी, तो ईमानदारी जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी बचपन जीवन का सुंदर काल है, तो बचपन शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी की बात करें, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो इसमें कहीं भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन डी की बात करें, उसकी मित्रता आज भी कायम है, तो इसमें मित्रता शब्द में क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे का उत्तर है अच्छा शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अच्छा शब्द का जो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है वह हुआ है हमेशा अच्छे का साथ दो, सी वाक्य में। ठीक है, आगे का उत्तर है भारत के गांधी पद में गांधी का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो भारत के गांधी जो पद है इसमें गांधी का प्रयोग हुआ है जातिवाचक संज्ञा के रूप। किसके रूप में हुआ है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का सही युग्म है? तो भाववाचक संज्ञा का सही युग्म देखते हैं। सोना से सुंदरता गलत हो जाएगा, ममता से ममता बिल्कुल ठीक होगा, ममता सर्वनाम से ममतव्य भाववाचक संज्ञा बनती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा था। इस वाक्य में यह है, वही और जिसे क्रम से है, तो यह का मतलब होगा सर्वनामिक विशेषण, वही का हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम और जिसे का हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बालक से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो बालक से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो बालक से बनी जो भाववाचक संज्ञा है किस विकल्प में है? तो जल्दी से देखते हैं। बालक से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो है बचपन शब्द में। किस शब्द में? बचपन में। आगे चलते हैं, मैंने उसे अपने घर बुलाया। इस वाक्य में उसे और अपने के संबंध में सही विकल्प है, तो उसे और अपने के संबंध में सही विकल्प, उसे तो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम और अपने हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में आप निजवाचक अर्थ देता है? आप जो निजवाचक अर्थ देता है, देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, गलत हो गया। आप हमारे शिक्षक हैं, ये भी गलत है। आप स्वयं जाकर देखिए, आप स्वयं जाकर देखिए, तो स्वयं जो शब्द है ये कैसा अर्थ देता है? निजवाचक सर्वनाम का अर्थ देता है। अगला प्रश्न है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। यहाँ किसी है, तो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित नहीं है कि किसने पेन चुराया है, अनिश्चय है। ठीक है, अगला देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कौन सा सर्वनाम? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जो शब्द है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों से सही कथन चुनिए। प्रत्येक सर्वनाम अकेले ही प्रयुक्त होता है, गलत है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ठीक है। सर्वनाम हमेशा संज्ञा से पहले आता है, गलत है। सार्वनामिक विशेषण कभी संज्ञा से साथ नहीं आता, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 20 में सही हो जाए। इस तरीके के अधीनस्थ बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछने लग गए, तो इस तरीके के प्रश्न भी याद रहना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला चलते हैं, वह अपना काम स्वयं करता है। इसमें अपना किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अपना है वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? वह के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि वह अपना काम स्वयं करता है, इसका मतलब वह के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प में संज्ञा भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण सही नहीं है? जैसे मित्र से मित्रता, मित्र से क्या बना? मित्रता, बिल्कुल ठीक है। बालक से बालकपन ठीक है। मनुष्य से मनुष्यता ठीक है, लेकिन राजा से राजकीय जो शब्द है ये गलत है। भाववाचक संज्ञा राजा से राजकीय गलत होगा। अगला प्रश्न पर देखते हैं, सेना सीमा पर पहुंच गई। सेना सीमा पर पहुंच गई तथा सेना के सैनिक सीमा पर पहुंच गई, इन दोनों वाक्यों में सेना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहले वाक्य में समूहवाचक, दूसरे में जातिवाचक। देखो दोनों में जो सेना है ये क्या है? समूहवाचक है, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, दोनों शब्दों में समूहवाचक, बिल्कुल ठीक है, दोनों
शब्दों में तेसीय समूहवाचक। तो समूहवाचक का अपने पास कोई संज्ञा होती नहीं है, ठीक है। बात करें तो दोनों में क्या आ जाएगी, जातिवाचक शब्द। सेना कैसा शब्द है, जातिवाचक शब्द है, तो जातिवाचक शब्द है, इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उसका अपना कोई नहीं है। इस वाक्य में अपना का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो अपना का जो प्रयोग हुआ है वो किस रूप में हुआ है, निजवाचक सर्वनाम के। आगे चलते हैं, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कालीबंगा के बारे में बात कर रहा है, यहाँ केवल उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, गलत है। यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लोहे के औजारों सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं, गलत है। यह स्थल केवल मध्यकालीन संस्कृति से संबंधित है, यह भी गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कालीबंगा से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं के संबंध में सही कथन है। कालीबंगा से ये जो प्रश्न है ये पूछा जा चुका है 3-4 पेपरों में। 2025 में जो 3-4 पेपर हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, यह केवल आवासीय क्षेत्रों में मिली है, गलत है। यह धार्मिक उपयोग के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इनका संबंध लोहे से, गलत है। बौद्ध धर्म से है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में है? तो आहड़ संस्कृति कहाँ है? आहड़ संस्कृति है जो उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर राजस्थान के दक्षिणी भाग में पड़ता है, तो दक्षिणी राजस्थान में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को आहड़ संस्कृति से संबंधित माना जाता है? तो आहड़ संस्कृति से जो संबंधित माना जाता है वो किस स्थल को माना जाता है? बालाघाट। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, गणेशोर संस्कृति का विशेष संबंध किससे माना जाता है? तो गणेशोर जो संस्कृति है नीम थाना सीतर में कांतली नदी के किनारे, ये ताम्र युगीन संस्कृति थी। तांबे के उपकरण यहां मिले हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बनास नदी के क्षेत्र से संबंधित है? तो बनास नदी के क्षेत्र से जो संबंधित है उस स्थल की बात करें तो बनास नदी के क्षेत्र से संबंधित आहड़ है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा है दद्यर नदी के किनारे। गणेशोर सभ्यता की बात करें तो गणेशोर सभ्यता होगी कांतली नदी के किनारे। और बैराट जो सभ्यता है, ठीक है, ये है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न तो देखते हैं, बागोर पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? बागोर जो पुरातात्विक स्थल है, बागोर है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? कोठारी नदी के पूरी संभावना है। बागोर की प्राचीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या मानी जाती है? तो बागोर संस्कृति की जो विशेषता है वो मानी जाती है पशुपालन एवं शिकार के प्रमाण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैराट या विराटनगर का प्राचीन महत्व मुख्यतः किस काल से जुड़ा हुआ है? तो बैराट का जो प्राचीनतम महत्व है वो किस काल से जुड़ा हुआ है? मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। बैराट से संबंधित प्रश्न आएगा। बैराट जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, अशोक से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखने की बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बैराट से प्राप्त अशोक कालीन अवशेष, मैंने अभी बताया था ना अशोक से जुड़ा, तो देखो अशोक कालीन अवशेषों में किसका विशेष महत्व है? बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने बताया था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख है, ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है की बात कर रहा है, कालीबंगा दद्गर नदी के किनारे, बिल्कुल ठीक है। आहड़ संस्कृति बनास नदी के किनारे, ठीक है। बागोर कोठारी के किनारे, ठीक है। गणेश और लूनी नदी के तट पे नहीं है। गणेश और है कांतली नदी के किनारे, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से। आगे चलते हैं, देखो आज 21 अगस्त को शाम को 5 बजे वीडियो आएगी। उसके बाद 23 अगस्त को शाम को 5:15 बजे CT 10+2 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 2 की वीडियो आएगी, जिसमें क्या क्या किन किन टॉपिकों का टेस्ट होगा उनके बारे में देख लेते हैं। विशेषण और अव्यय हिंदी के टॉपिक होंगे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं
ये हिस्ट्री का चैप्टर होगा। जलवायु दशाएं, भूगोल का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और 16 जनवरी से 31 जनवरी तक की करंट अफेयर्स इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी। 10,000 MCQ PDF तैयार हो रही है, जो 1 अक्टूबर को आपके हो जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री PYU के 225 प्रश्नों की PDF तैयार हो चुकी है। अगर किसी भी विद्यार्थी को चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 217 35 169 पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF का एक छोटा सा चार्ज रखा गया, मात्र 11 रुपये में आपको ये PDF मिल जाएगी, जिसमें 225 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान की प्राचीन ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? तो ताम्रपाषाण की बात कर रहा है। देखिए, आहड़, काला मर्दभांड, देखिए बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा लोह उत्खनन, बागोर केवल शहरी संस्कृति, बौद्ध संस्कृति। तो ये देखो बात किसकी कर रहा है? ताम्रपाषाण की। तो काला और मर्दभांड था, ये आहड़ संस्कृति की पहचान थी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल ठीक है, कालीबंगा सब को गंगा नदी के तट पर स्थित है। आहड़ संस्कृति का संबंध बनास नदी तंत्र से। हाँ, आहड़ जो उदयपुर में है वो बनास नदी के किनारे। बागोर कोठारी नदी के तट पे, बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पे। तो ABCN पहला, दूसरा, तीसरा, तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे और D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। राजस्थान की सभ्यताओं के संदर्भ में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिन्ह लगा लेना इस प्रश्न में, एग्जाम एक पक्का आएगा। राजस्थान की सभ्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले देखो, उत्तर में कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में। बैराठ की बात करें तो बैराठ जो सभ्यता है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ कहाँ पे? फतेहपुर में। तो ये जैसे राजस्थान की बात हो गई, तो ये राजस्थान है। इसमें राजस्थान में सबसे ऊपर यहाँ पे आ गई कालीबंगा सभ्यता, फिर यहाँ पे जो आ गई वो बैराठ सभ्यता आ गई, और नीचे आ गई वो आहड़ सभ्यता आ गई। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों का पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पूछ रहा है। तो पश्चिम की बात कर ली तो सबसे पहले थार का मरुस्थल आएगा। क्या आएगा? थार का मरुस्थल। उसके बाद में आएगी अरावली, अरावली के बाद में पूर्वी मैदान, फिर दक्षिण पूर्व का पठार, ये आएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा क्या है? तो ये अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो अरावली जो पर्वतमाला है इसकी सामान्य दिशा क्या है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इस तरीके से फैली हुई है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मुख्यतः लूनी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित है? तो लूनी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से जो संबंधित भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। लूनी नदी पश्चिमी मरुस्थल में बहती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की प्रमुख विशेषता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? मालवा के पठार है, ये ठीक है। बालू के विशाल टीले, मरुस्थल में अत्यधिक शुष्क जलवायु, मरुस्थल में खारे पालन की झीलों की अधिकता, मरुस्थल में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बालू के टीलों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के टीले पाए जाते हैं। वनपाल का जो पेपर हुआ था अभी 2026 में, उसमें पूछा जा चुका है, तो CT में पूछा जाएगा। ध्यान रख लेना, याद कर लेना कि जो राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में जो बालू के टीले हैं वो अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के टीले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है? हाड़ौती का पठार पूर्व में है, मेवाड़ का पठार पूर्व में है, मारवाड़ का मैदान बिल्कुल ठीक है, चंबल का मैदान भी पूर्व में है। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर देखते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के निर्माण में निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की प्रमुख भूमिका है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में किस नदी तंत्र की भूमिका है? बनास, चंबल एवं उनकी सहायक नदियां की। अब देखिए इधर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में लूनी नदी पश्चिमी बहती है, घग्गर नदी है ये उत्तर में बहती है, साबरमती और माही नदी ये दक्षिण में बहती है। तो ये गलत हो जाएंगे, ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर देखते हैं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस भौतिक प्रदेश में है? सबको पता है कि गुरु शिखर सिरोही में है, 1721 मीटर ऊंची है, लेकिन किस भौतिक प्रदेश में यह पूछा गया है? तो देखिए किस भौतिक प्रदेश में है, तो भौतिक प्रदेश की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में वो किस में आएगी? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? थार मरुस्थल, बालू की टीली ठीक है, अरावली गुरु शिखर ठीक है, हाड़ौती चंबल नदी तंत्र ठीक है, लेकिन पूर्वी राजस्थान पूर्वी मैदान में लूनी नदी ये गलत है। लूनी नदी तो पश्चिमी राजस्थान में, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली राजस्थान को लगभग दो प्रमुख प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल ठीक है। अरावली का पश्चिम भाग अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है। हाँ ठीक है, पूरी मैदान की अपेक्षा पूरी भाग की अपेक्षा पश्चिमी लोब अपेक्षाकृत अधिक शुष्क है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग सामान्यतः पश्चिमी मरुस्थल की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बिल्कुल ठीक है, झालावाड़ साइड में जैसे अत्यधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग सामान्यतः पश्चिमी मरुस्थल की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्णतः संघात्मक, पूर्णतः एकात्मक, संघात्मक व्यवस्था जिसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं, और परिसंघात। तो भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति और संघात्मक व्यवस्था है जिसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहने का प्रमुख आधार क्या है? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक जो कहने का जो प्रमुख आधार है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, साथ में मजबूत केंद्र है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर रखा है, ठीक है, अर्धसंघात्मक के उदाहरण आता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो भारत की जो एकात्मक प्रवृत्ति को जो दर्शाती है वो एकल नागरिकता। क्या दर्शाती है? एकल नागरिकता है। भारत में केवल केंद्र की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता यहाँ प्राप्त नहीं है, तो इसलिए एकल नागरिकता है वो भारतीय संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है। अगला प्रश्न पर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। गलत है। भारत और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन बिल्कुल ठीक है। सॉरी, संविधान संगठन की स्थिति में केंद्र और राज्यों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, ए ठीक, बी ठीक। राज्यों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार है। 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। राज्यों को पृथक अधिकार बनाने का, वो पृथक संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, तो इसमें केवल ए और 2, 1 और 2 सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, भारतीय संविधान को संघात्मक होते हुए भी मजबूत केंद्र वाला बनाने वाली विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं था, बिल्कुल ठीक है। आपातकालीन प्रावधान बिल्कुल ठीक है। राज्यों की पृथक नागरिकता, राज्यों में तो एक ही प्रकार की एकल नागरिकता है, भारत में तो पृथक नागरिकता का है नहीं। और अखिल भारतीय सेवाएं, तो उसमें सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो राजस्थान में जो 16वीं विधानसभा चल रही है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण मीणा, भैरव सिंह शेखाव, टीकाराम जूली या कालीचरण सलाल? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कालीचरण सलाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो 32वां ऊंट महोत्सव हुआ है, ये इसका आयोजन बीकानेर में होता गया है। कहाँ किया गया है? बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान युवा खेल जो महोत्सव इसका जो आयोजन किया गया है 7 जनवरी से 12 जनवरी को, ठीक है। कहाँ पे किया गया? एसएमएस स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। अगला प्रश्न तो देखते हैं। 10 जनवरी से 13 जनवरी को मरुगंधा 10 जनवरी से 13 जनवरी को मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ भी किया गया है? जोधपुर में। को मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मरुगंधा अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ भी किया गया है? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वर्ष 2035 तक कितनी क्षमता के पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर का लक्ष्य रखा है? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 100 गीगावाट वर्ष 2035 तक पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर का लक्ष्य रखा है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।